दोस्तों डेट है आज की 8 दिसंबर 2020 और स्टार्ट करेंगे हम आज की डेली आंसर राइटिंग, जिसके अंदर में हमारा आज का क्वेश्चन है पॉलिटी, पेपर 2 पॉलिटी सेक्शन से क्वेश्चन है। और क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, प्रीलिम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में बोला गया व्हाट डू यू मीन बाई कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी। कॉन्स्टिट्यूशन की जो नैतिकता है उससे आपका क्या मतलब है, इसका सिग्निफिकेंस बताओ, कितना महत्वपूर्ण है वो बताओ, और सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से इसको देखता है, प्लस आपको एग्जाम्पल देने हैं इसके अंदर में, उसके बारे में आपके द्वारा बताया जाए। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी का क्या मतलब हुआ। फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स कुछ चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी गई है, और मॉरालिटी का मतलब नैतिकता। तो इस हिसाब से इसका मतलब हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो बेसिक आइडियाज़ हैं उनके अंदर जो मॉरालिटी है, जो नैतिकता है, जो राइट एंड रॉन्ग बताया गया है, उसको हमने साथ में लेके चलना है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी का मतलब एडहेरेंस टू द कोर प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। जो बेसिक प्रिंसिपल हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे बेसिक प्रिंसिपल क्या होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, एक है रूल ऑफ लॉ को हम फॉलो करेंगे, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी है। इंडिविजुअल लिबर्टी के ऊपर काफ़ी जोर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर राइट टू इक्वालिटी के ऊपर में जो भी फंडामेंटल राइट आते हैं, डीपीएसपी आते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी आती हैं, वो सब इसके अंदर में इंक्लूड हो सकती हैं। जैसे फ्रीडम ऑफ चॉइस आ गया, आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आ गया, फिर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ आ गया, सोशल जस्टिस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, प्रीएम्बल। तो बेसिक बोलने का मतलब ये है जो भी अच्छी अच्छी वैल्यूज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है उन सबको हम फॉलो करेंगे, तो उसको हम नाम देंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी, कि उन सब चीज़ों को हम यूज़ करेंगे अपनी लेजिस्लेटिव प्रोसेस में, एग्जीक्यूटिव प्रोसेस में। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन को देख के हमारे लेजिस्लेचर लॉ बनाएंगे, एग्जीक्यूटिव ऐसे लॉ बनाएंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हार्मनी में हो, प्लस हमारे जुडिशरी लॉज को ऐसे इंटरप्रेट करेगी, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोर प्रिंसिपल लिखे गए हैं उनको लेके हम चलेंगे, प्लस इंडिविजुअल भी इन प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। तो ये इसका बेसिक मतलब आता है। और इसके अंदर में अब इसका कहाँ पे इसको आपको कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में नाम कहीं नहीं लिखा हुआ है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म वर्ड कहीं पे मेंशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमने बजट वर्ड का यूज़ नहीं किया है। तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म मेंशन नहीं है, ना वहाँ पे डिफाइन की गई है। वहाँ पे मॉरालिटी टर्म हमें ज़रूर मिल जाती है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में, जो हमारे आर्टिकल 19 में, 25 में, वहाँ पे मॉरालिटी ज़रूर मिल जाता है कि मॉरालिटी एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ऊपर भी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड अदर एरियाज़ के ऊपर भी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी ये एक जुडिशरी के द्वारा डिवाइस की गई टर्म है, जिसके अंदर वो यूज़ करते हैं इसको अपने लॉज वगैरह को इंटरप्रेट करने के लिए। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे देखता है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको वेरियस जजमेंट में, जैसे सबरीमाला केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया जो भी वुमेन को अलाउ नहीं किया जा रहा है हमारे टेम्पल के अंदर में, उस केस के अंदर में वो वायलेट करता है आर्टिकल 14, 21, 25 का। तो उस केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी का सहारा ले रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया हम उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। लेकिन इसी केस के अंदर में हमारे पास में एक जज ने डिसेंटिंग जजमेंट दिया, 5 जज बेंच के अंदर में एक जज ने डिसेंटिंग दिया, इंदु मल्होत्रा, उनके द्वारा इंटरप्रेट किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी जो आप बोल रहे हो वो एक्यूरेट नहीं है, उसके अंदर में प्रॉब्लम है। और यहाँ पे इनके द्वारा बोला गया जो हमारा ग्रुप है उसकी फ्रीडम की बात की गई, कि जो भी मतलब इस पर्टिकुलर टेम्पल वगैरह के फॉलोअर हैं, अयप्पा के फॉलोअर हैं, उनकी अपनी ग्रुप की मतलब उनके भी कुछ राइट हैं, इनके द्वारा इंडिविजुअल राइट को बल दिया गया। तो बेसिक मतलब यहाँ पे ये आ रहा है, इसमें हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि क्या कन्फ्लिक्ट आ रहा है। हमारा बेसिक मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी, दोनों जो पक्ष थे उनके द्वारा ये इसी बात का हवाला दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन की मॉरालिटी क्या है, तो वो हमारे पास में मेन मुद्दा आता है। उसके अलावा केशवानंद भारती केस के अंदर में 1973 के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने डिवाइस किया था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, जिसके अंदर में आप कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हो एक्सेप्ट वो पार्ट जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। मीन्स अगर उनको रिमूव करोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेस है, जो कोर प्रिंसिपल है, वो खत्म हो जाएगा। तो उसको बोला गया इनके द्वारा। अब ये कहाँ से आई, कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा नहीं है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बोला कि आप नया कुछ क्रिएट कर दो। जुडिशरी के पास कोई पावर नहीं है कि कुछ वो नया क्रिएट कर देगी, इंटरप्रेट कर सकती है लेकिन कुछ नया क्रिएट कर देगी, इंटरप्रेट करके अपने तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को घुमा फिरा देगी, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं था। तो इसकी पावर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ली गई कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी से। उनके द्वारा बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल को देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को राइट ठहराएगा, तो उस केस के अंदर उनके द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को लेके आया गया। फिर नाज फाउंडेशन केस के अंदर में हमारे पास, जिसके अंदर में 377 सेक्शन 377 के अंदर में हमारे जो होमोसेक्सुअल है
उनके द्वारा जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की जाती थी उनको क्रिमिनलाइज़ किया गया था। इसको स्टक डाउन करते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि हाँ, हम ये मानते हैं कि जो हमारी लार्जर सोसाइटी है वो इस तरीके से सोचती होगी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से नहीं सोचता। कॉन्स्टिट्यूशन जो मोरालिटी कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोरालिटी है वो कहती है कि सब लोगों को समानता का अधिकार होना चाहिए। तो उस केस के अंदर में इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टक डाउन कर दिया गया। सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, ये इंश्योर करता है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, जैसे हमने पीछे देखा कि रूल ऑफ लॉ फॉलो हो हमारी सोसाइटी में। सेकंड, ये लोगों के ट्रस्ट को देखता है, बिकॉज जुडिशरी के अंदर लोगों का ट्रस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रस्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनको फॉलो किया जाता है। उसके अलावा इसके अंदर में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या जुडिशरी के द्वारा ये भी देखा जाता है कि जो लार्जर सोशल मॉरलिटी है, मतलब लोग किस चीज़ को राइट एंड रॉन्ग मानते हैं, वो भी धीरे धीरे करके चेंज हो, मतलब उसके बेस के ऊपर ना डिसाइड हो सब कुछ। बिकॉज इस केस में अगर इस बेस पे डिसाइड होने लगेगा तो काफ़ी सारी चीज़ों को सोसाइटी राइट एंड रॉन्ग मांगती है। जैसे LGBT, उनके राइट वगैरह नहीं मिल सकते थे बिकॉज लार्जर सोसाइटी उस तरीके से नहीं सोचती इस बारे में। तो उस केस के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी से एनफोर्स किया जाएगा सोशल मॉरलिटी को और चेंज लेके आएंगे। और अनदर एग्जांपल आता है हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005, जिसके अंदर वुमेन को राइट दे दिया गया था कि आप भी इनहेरिट कर सकते हो प्रॉपर्टी, जो एंसेस्टर की प्रॉपर्टी है उसको इनहेरिट कर सकते हो। अब सोसाइटी हो सकता है उस चीज़ के लिए तैयार ना हो, लेकिन जो हमारे लॉ मेकर थे उन्होंने इस बात को देखा और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को फॉलो किया। सेम वे यहाँ पे हमारी डाइवर्सिटी सोसाइटी, जिस तरीके से हमारी डाइवर्सिटी है, काफ़ी सारे लोग इस देश के अंदर बसते हैं, उन सबको इंक्लूड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी एक बेसिक पिलर है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है उसके अनुसार ये देश चलेगा, इस तरीके से नहीं चलेगा कि आप क्या सोचते हो या दूसरा पर्सन क्या सोचता है। तो उससे एक इंक्लूसिव ग्रोथ और इंक्लूसिव सोसाइटी का निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। और इसके अंदर में जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको हम रिफॉर्म कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। और एंड में आप बोल सकते हो कि हमें सब लोगों को, लेजिस्लेचर को भी, एग्जीक्यूटिव को भी, जुडिशरी को भी और इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी इन वैल्यूज़ को इम्बाइब करना चाहिए। मतलब अगर आपने कोई डिसीजन सेलेक्ट करना है, कौन से डिसीजन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो आपको भी कॉन्स्टिट्यूशन की लाइट में उसको देखना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में इन सब चीज़ों के बारे में बोला गया, फ्रीडम के बारे में बोला गया, तो मुझे ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लेना जो कि फ्रीडम के अगेंस्ट हो। तो इस तरह हमारा आज की डिस्कशन खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।